नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की स्पर्श बुक से, जो कि एनसीईआरटी द्वारा लिखी गई है, एनसीईआरटी ने लगाई है स्पर्श भाग 1 9th क्लास की हिंदी से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को पढ़ेंगे। तो एवरेस्ट शिखर यात्रा किसकी है? वो बेचेंद्री पाल की है। बेचेंद्री पाल पर्वतारोही हैं जो कि उत्तरांचल से बिलोंग करती हैं और शुरू से ही उनके अंदर पहाड़ों पे चढ़ने का शौक रहा था। वो अपने भाई के साथ पहाड़ों पर चढ़ा करती थी, शुरू से ही उत्सुक रहती थी पहाड़ों की तरफ। उन्होंने ट्रेनिंग ली, वो लगातार अभ्यास करती रही और 7,500 मीटर ऊंची चोटी सफलतापूर्वक उन्होंने ट्रेनिंग में चढ़ी। ठीक है, लास्ट में उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया। एवरेस्ट के ऊपर वो चढ़ पाई। तो बेसिकली ये जो कहानी है ये बेचेंद्री पाल की है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा उनकी एवरेस्ट को विजय करने की, सक्सेसफुल चढ़ने की जो उनकी साहसी और रोमांचकारी क्षण व्यक्तान करते हैं, जो उनका एडवेंचर था, वो इसमें दिखाया गया है। उनके दल के नेता कर्नल खुलद, उन्होंने क्या उन्हें एडवाइस दी, क्या बातें कही, ठीक है। और लास्ट में तो 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर जाकर वो खड़ी हो गई और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा लिया। आज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो एवरेस्ट का दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। बहुत पहले ही एक मजबूत अभिनंदन पहले ही चल चुका था। देखिए, जो ये एवरेस्ट को चढ़ने के पीक होते हैं, इनके लिए ना ग्रुप वाइज चढ़ा जाता है। एक ग्रुप अभी चल रहा है, फिर दूसरा ग्रुप शुरू हो जाता है चढ़ना, ऐसे। तो अग्रिम दल यानी उससे पहले एक दल चल रहा था। बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात रास्ते को साफ कर सके। बेस कैंप जहाँ पर उनका कैंप लगाया जाएगा, तो वहां पर चले गए। वहां पे क्या था? नेमचे बाजार था, शेरपा लैंड इस जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर वो लोग गए और वहां पे आसपास बहुत से गांव थे। और पहले तो मैंने कौन कह रहा है? मैंने बेचेंद्री पाल कहिए। पहले मैंने एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों ने सागर माथा नाम लिया था, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेपालियों ने एवरेस्ट को क्या नाम दिया है? सागर माथा नाम दिया है एवरेस्ट को। वो किसको अच्छा लगा? बेचेंद्री पाल। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? सागर का माथा यानी हेड ऑफ द सा, जो हमारा समुद्र है उसके ऊपर जो उसका सिर है, उसको बोला गया है सागर माथा। वो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत गौर से एवरेस्ट को देखा, नीचे से देखा बाजार की तरफ से, और भारी बर्फ का बैलून देखा, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ धंसता लगा। मुझे बताया गया कि दृश्य शिखर की ओर की ऊपरी सतह के 150 किलोमीटर अर्थात इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। जो ये बर्फ का फूल बना, वो ध्वज का लग रहा था। पर्वत शिखर ध्वज का लग रहा था उनको। ध्वज कहते हैं फ्लैग को, झंडे को। बर्फ का जो ध्वज उनको महसूस हो रहा था, वो 10 किलोमीटर या इससे लंबा हो सकता था। चलिए, मौसम को देखा उन्होंने और चुनौतियों का सामना करना चाहती थी वो। आगे देखिए, जब हम 26 मार्च को, यानी वो दिल्ली से काठमांडू के लिए कब गई थी? 7 मार्च को। अब वो 26 मार्च को कहाँ पहुंच गए? पेरिस पहुंच गए। हिम संकलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिम संकलन, जो बर्फ गिरने लगती है ना, उसको कहते हैं हिम संकलन। बड़ा दुखद समाचार मिला। शंभू हिमपात के जाने वाले दल की रास्ते बाई तरफ जो पहाड़ी थी वो धसक गई थी।
बेहद से क्या बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान गिर गई थी। ठीक है, तो उस चट्टान को गिरने से 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। 4 घायल हो गए थे, एक की मृत्यु हो गई थी। टोटल कितने थे? 16। तो कुछ ठीक रहे। ठीक है, हमारे दल के नेता नेता कौन थे जो उनके ग्रुप को लेके चल रहे थे, गाइड कर रहे थे? कर्नल खुल्लर। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियानों में कभी कभी मृत्यु भी आदमी का सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए कि जब हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो ये भी हो जाता है कि हाँ, ये अनहोनी हो जाती है कि लोग घायल हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाया करती है। उपनेता यानी मेन जो वो थे, वो कर्नल खुल्लर थे और सेकंड वन थे प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रज दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट कर आए। बड़ी बाधा शंभु हिमपात की स्थिति में उन्होंने अवगत कराया। उनके दल ने कैंप ई ठीक ऊपर था। उनके दल का कैंप, जो किनके दल का? उपनेता प्रेमचंद जी का जो दल था, जो उनसे पहले चल रहा था, उनके आगे चल रहा था, वो 600 मीटर की ऊंचाई पर बनाया उन्होंने। ठीक है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। पुल बनाना उन्होंने क्या सिखाया? उपनेता प्रेमचंद ने पुल बनाना, रस्सियां बांधना, डंडियों से रास्ता चिन्हित करना, बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया और उन्होंने ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात यानी बर्फ का गिरना, हिमपात। अनियमित और निश्चित बदलाव के कारण सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। रास्ता खोलने पर हमें दोबारा काम करना पड़ेगा। तो वो जो बर्फ गिर रही थी, चट्टानें खिसक गई थी और जो दल को नुकसान हुआ था, उसके बिहाफ पे नेता प्रेमचंद जी ने क्या बताया? विजेंद्र पाल को, उनके पूरे ग्रुप को समझाया, उनको पुल बनाना सिखाया, रस्सियां बांधना, झाड़ियों से रास्ता चिन्हित करना, कठिनाइयों सबके बारे में बताया और ग्लेशियर के बारे में थोड़ा उनको आइडिया दिया, ऐसे से होता है। ठीक है, जब बेस कैंप पे पहुंचे तो एक और मृत्यु की खबर मिली, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं थी तो रसोई सहायक की मृत्यु भी हो गई थी। वो आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी वो पहले से थोड़ी प्रॉब्लम में थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था। अब की बार वो चढ़ने के इरादे से वहां पर गई थी। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सी ऊंचाइयां देखी? एवरेस्ट की, लेहत्से की और नत्से की। ये चोटियों के नाम है और वो टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती हुई जा रही थी। कौन? विजेंद्र पाल। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों से एवरेस्ट से ढंग से गिरना ही था। बताया कि हिमपात क्या है? बेसिकली जो बर्फ गिर रहा है और उसका कोई सीक्वेंस नहीं, कहीं से भी कैसे भी गिर रहा है, वो बताया जा रहा है कि अव्यवस्थित ढंग, मतलब अनमैनेज तरीके से गिरना। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। ठीक है, और अन्य खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे देखिए, तो वो आगे चली। वहां पे हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता था। आरोही कौन होते हैं? जो पर्वतों पर चढ़ रहे हैं, उनको कहा गया है। कुलियों जो उनका सामान लेकर जा रहे हैं। दूसरे दिन आने वाली अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम से सीढ़ियाँ डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें क्या समझाया? एल्यूमिनियम से सीढ़ियाँ बनाना, अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठे और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों के रास्ते बनाना। ठीक है, अग्रिम दल की अभियांत्रिकी कार्य यानी जो इंजीनियरिंग वर्क होता है, वो भी हमको जानकारी दी। किसने दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोबू
और मैं साथ चढ़ रहे थे। तो बेचेंद्र पाल के साथ रीता गोबू चढ़ रहे थे। ठीक है, एक वॉकी टॉकी था जिससे हम बात एक दूसरे को जवाब दे पा रहे थे। अंग्रेज दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कॉल पहुंच गए थे। 29 अप्रैल को 7900 मीटर यानी 100 कम 8000 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। क्या लगाया? कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। तो वो अब कहाँ तक पहुंच गए? कैंप 4 तक पहुंच गए थे, जो 7900 मीटर की ऊंचाई पर था, साउथ कोल की तरफ था। ठीक है, मैं कैंप बेस पे मैं थी। तेजिंग और सबसे छोटी पुत्री उनकी, तेजिंग की सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ पास आए थे। कौन आए थे? तेजिंग। तेजिंग उनके कैंप में आए थे अपनी पुत्री के साथ, डेकी के साथ। ठीक है, और उन्होंने विशेष महत्व दिया प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, एवरेस्ट मेरा पहला ध्यान है। तो तेजिंग उनको समझ गए कि ये जो है पर्वतारोही हैं और इनको सीखना और चलने का बहुत ज़्यादा वो है, लालसा है। तो वो हंसकर कहने लगे कि अगर एवरेस्ट उनके लिए पहला ध्यान है, उनके लिए भी पहला ध्यान है। लेकिन शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था, यानी 7 बार प्रयास करने के बाद वो वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो किनसे मुलाकात हुई वहां पर उनकी? बेचेंद्र पाल की तेजिंग से हुई, और उनके साथ उनकी पुत्री डेकी थी, जो बेस कैंप में उनसे मिलने आए थे। ठीक है, 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से के बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन लाइनों के बने तंबू के 3 कैंप में थी। कौन थी? बेचेंद्र पाल। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, लोपसांग, तेनजिंग। मेरे तंबू में थे डीएन शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। तो जब वो गहरी नींद में सो रही थी उस समय वो इसका जिक्र करती है कि जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो रात के 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पीछे के हिस्से में एक सख्त चीज टकराने से मेरी नींद खुल गई और जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज मुझे शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो वो रात को 12:30 बजे किसी प्रॉब्लम से उठी कि कोई चीज कुचलती हुई जा रही है। वो क्या था? एक बर्फ का पिंड था जो कि ग्लेशियर के टूटने से नीचे आ गया था। ठीक है, टूटने से नीचे आ गया था। इस तरह तेज गति से भीषण गणना के साथ नीचे आता चला गया। आश्चर्य ये था कि चलो किसी की मृत्यु नहीं हुई, उस चीज से वो लोग बच गए। लेप्सांग अपनी छुरी से तंबू का रास्ता साफ करने में लग गए और रास्ता साफ किया। 16 मई को 8 बजे हम प्राय कैंप 2 पर पहुंच गए। शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे खुद बनाए स्टिचर पर डालकर ले गए। कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। कर्नल खुल्लर ने उनकी तारीफ की और उनको हौसला बढ़ाया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट और टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, अब क्या तुम भयभीत हो? क्या तुम डरे हो? तो बेचेंद्र पाल ने कहा, हाँ जी, डर तो लग रहा है। क्या तुम वापस जाओगी? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, डर तो लग रहा है मुझे। चलिए, जैसे ही साउथ पोल पहुंची अगले दिन महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू कर दी। मैंने खाना पीना खाने की तैयारी शुरू करी।
तो खाना पीना की तैयारी वो कर रही थी। तभी बिस्सा आई और चाय के लिए पानी गर्म करते हुए जब देखा कि अभी की जय और मीनू अभी दूर थे। मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। धीरे धीरे आ रहे थे वो, और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, क्योंकि वो सामान पहले ही छोड़ आए थे और सामान को थोड़ा हल्का करके चल रहे थे। उनके पास बोझ बढ़ रहा था और उन्हें आगे ऊपर जाते जाना था। तो उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पीछे ही छोड़ दिए थे। ठीक है, कुछ सिलेंडर इकट्ठा कर लिए थे। अब दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक जूस में थर्मस से और दूसरे में गर्म चाय भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। किसने? बेचेंद्री पाल ने। तो बर्फीली फिर मुलाकात किससे हुई? डॉक्टर मीनू से। डॉक्टर मीनू कौन है? जिन्होंने उन्हें काफी चीजें समझाई थी, सिखाई थी। चलिए, वो उनको हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं तुम इतना जोखिम क्यों ले रही हो? तो उन्होंने कहा मैं भी तो एक पर्वतारोही हूँ। अगर मैं दर में आई हूँ और मेरा बॉडी ठीक हो रही है, मैं ठीक हूँ, तो मुझे मदद करनी ही चाहिए। तो इस बात पर की हंसा और पेय पदार्थ से उसने प्यास बुझाई और अपना किट ले जाने नहीं दिया कि चलो मैं करता हूँ अपना काम खुद। ठीक है, अगले दिन वो क्या 4 बजे उठ गई और बर्फ पिघलाया, बर्फ पिघला के चाय बनाई, बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद 5:30 बजे तक अपने तंबू से निकल गई। अंग्रेज दौरजी बाहर खड़ा था और कोई नहीं था। वो कहाँ ज- कहाँ जा रहे थे? वो आगे चलने के लिए। चलिए, तो ये अंगदौरजी अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाले थे। इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे और वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और यात्री में कैंप में नहीं जान पाते थे। तो उसी दिन वो चलते जाना चाह रहे थे और फिर वो चलते रहे। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और जो बछेंद्री पाल है वो साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ चुका था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और आगे बिना रस्सी की चढ़ाई की उन्होंने और खतरनाक स्थलों से कदम अच्छी तरह से करके चलाए। ठीक है, फिर 2 घंटे से कम समय में वो शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़ के देखा। हाँ, अंगदौर जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब नहीं में दिया। ठीक है, इस गति से चलते रहे तो 1 बजे पहुंच जाएंगे। उनका अनुमान ये था। लाहटू हमारे पीछे आ रहा था। जब दक्षिण हमारे पास पहुंच गया, थोड़ा चाय पीने के बाद हम फिर से चढ़ाई शुरू करी। ठीक है, लाहटू क्या लाया था? एक नायलॉन की रस्सी भी साथ में लाया था। जब वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो लगातार ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी, यानी थकान बढ़ रही थी। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई। मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई अब भी आसान लग रही थी। चलिए, 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वो एवरेस्ट की चोटी पर जाकर खड़ी हो गई थी। 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम महिला थी। यही उनकी खासियत है कि एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए वो पहली महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी जितनी जगह नहीं थी कि 2 जने साथ में खड़े हो सके। बहुत छोटी थी उनकी चोटी पर जगह, तो साथ नहीं खड़े हो सकते। हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न था सुरक्षा का। तो पहले बर्फ के फवारे से बर्फ की खुदाई करी, सुरक्षित रूप से स्थिर किया और बाद में घुटनों के बल बैठी, बर्फ को अपने माथे से लगाया और सागर माथे की ताज को चूम लिया। थैले से दुर्गा माँ के चित्र और हनुमान चालीसा निकाली।
अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और पूजा अर्चना की और बर्फ में दबा दिया। आनंद के साथ इन क्षणों में माता पिता का ध्यान आया। देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद बेचैनी बाल ने क्या किया, सबसे पहले वहां पे थोड़ी सी जगह बनाई ताकि सब खड़े हो पाए। उसके बाद सागर माथा के ताज को चूमा कि आज हम सबसे ऊंची जगह पर जाके खड़े हो गए। फिर अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला जो वो अपने साथ लेके चल रही थी। हनुमान चालीसा निकाली और उन्हें लाल कपड़े में लपेट के अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना की, अपना धन्यवाद दिया ईश्वर को और अपने माता पिता को भी ध्यान करा और उन्हें वहां दबा दिया चालीसा को और दुर्गा माँ की चित्र को कपड़े में लपेट कर। माता पिता का धन्यवाद दिया, उनका ध्यान किया और श्रद्धा भाव दिखाई। ठीक है। और जो उनके नेता थे अंग्रेज जी के प्रति मैं और अंग्रेजी भाव से झुक गए और उन्होंने हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। ऑक्सीजन मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई करने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कानों में कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत खुश। कुछ देर बाद सोनम पुलचर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। लहाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। किसने दी थी सूचना? लहाटो ने। कौन कौन पहुंचा था? बाद में तो सोनम पुलचर भी आ गए थे ना फोटो खींचने के लिए। ठीक है। हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर ने हमारी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे, हमें बधाई दी और कहा, तुम्हारी अनूठी उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। अब हम ऐसे संसार में वापस होंगे जो तुम पीछे छोड़ के संसार में एकदम भिन्न होंगे। तो ये थी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो कि बेचैनी पाल की आत्मकथा का अंश है और आशा है आपको समझ में आई होगी। आपको ये क्लियर हुआ होगा पार्ट। अगले पार्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।